हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मॉक टेस्ट नंबर 09 दिखाई देगा, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्राय दोस्तों जिस प्रकार से ऑफिशियल बीपीएससी आयोग आपके जो ऑफिशियल पेपर लेता है उसी लेवल का और उसी क्वालिटी का दोस्तों पेपर मैं लेकर आया हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं खुद भी दोस्तों सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों मैं TRE 3.0 से टीचर बना हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से देखने को मिलेंगे और बचे हुए 90 क्वेश्चन आपको जनरल सब्जेक्ट बाकी जो भी होते हैं आपके आते हैं वो सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और वह जितना हो सकेगा उतना मैं आपके मतलब के लिए उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों मैं उसमें काउंट करके आपको बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, बीपीएससी TRE 4.0 मॉक टेस्ट नंबर 9 आपको यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? तो देखो 24 के कितने गणा, वैसे तो अगर 24 छोटी संख्या है तो हम इसको ऐसे भी कर लेंगे। 24 का देखो एक में भी, एक का भाग 24 में जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा और दोस्तों 24 का भी जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर हो गया 8। लेकिन ये तो छोटा था इसलिए हमने ऐसे पता कर लिया। अगर ये संख्या बड़ी होती तब देखो कैसे करना है। जैसे मान लो 24 लिखा है तो देखो 2 पे घात 3 और गुणा, देखो 2 पे घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब मतलब 8, 8 तो ये 24, तो 3 पे घात 1। अब जो घातें होती हैं उन घातों में दोस्तों हमको +1 करना होता है। जब 3 घात है 3 में +1 करेंगे तो आगे 4, गुणा यहाँ पर 1 है तो 1 में +1 करेंगे तो आ गया 2, तो 4 दूनी 8, तो 8 8। ठीक है दोस्तों, तब अगर आप बड़ी संख्या हो तब आपको इस प्रकार से करना रहेगा। चलिए अब देखो इसका निकालना है लघुत्तम समापवर्तक LCM किसका, ABC, यानी कि इसका और इसका, इन तीनों का LCM निकालना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था HCF पूछे तो सबसे छोटी घात लेते हैं, और दोस्तों अगर यानी लघुत्तम समापवर्तक निकाले यानी कि अगर आपसे बड़ी मतलब आपसे यानी LCM पूछे तो बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। अब तो 2 पे घात 3 है, 2 पे घात 7 है, 2 पे घात 8 है, यानी सबसे बड़ी घात है 2 पे घात 8, गुणा 3 पे घात 4 है, 3 पे घात 5 है, 3 पे घात 7 है, यानी 3 पे घात 7 सबसे बड़ी घात है। यही दोस्तों आपका LCM हो गया। 2 पे घात 8 होना 3 पे घात 7, यही दोस्तों आपका LCM हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा दोस्तों फास्ट चलेंगे। अब देखो यदि कोई संख्या A है, यदि कोई संख्या A जो कि 6 और 21 से विभाज्य। अब दोस्तों 6 और 21 से विभाज्य, इसका सीधा सा मतलब है कि 6 और 21 के LCM से भी विभाज्य होगी। तो 6 और 21 का दोस्तों LCM कितना आ गया, 21 दूनी 42 और 6 सत्ते 42, यानी 42। तो दोस्तों एक ए जो संख्या है वो 42 से ही विभाज्य होगी। अब जब 5 21 से विभाज्य होगी, अरे तो सीधी सी दोस्तों बात है, 5 21 से विभाज्य होगी, ये दोस्तों किससे 210 से विभाज्य होगी। निम्नलिखित में से किससे 210 से विभाज्य नहीं होगी क्या? दोस्तों 5 A कितना हो जाएगा, 5 A के लिए 5 का गुणा यहाँ करो, 5 का गुणा यहाँ करो, तो 42 पंजे 210, 42 पंजे 210, यानी 210 से भी संख्या विभाज्य होगी। किससे? 210 से संख्या विभाज्य होगी। तीसरे का ऑप्शन नंबर A दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। चलिए दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 7 से 7 कट गए और 5 और यहाँ पर माइनस लगा है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लो 10 भाग 5 गुणा 1 प्लस 3, अब माइनस 7 से 7 कट गए। अब देखो 5 माइनस और माइनस के 9 हैं, तो देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा है तो माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा, यानी 9 और 5 हो जाएंगे 14। अब 8 में से जब दोस्तों 14 जाएंगे तो बचेंगे माइनस का 6। अब माइनस का 6 और यहाँ पर बाहर भी माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 और 3 हो जाएंगे 9, 6 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 9, नहीं 3 माइनस और यहाँ कर लो, ये वाली स्टेप बाद में कर दूंगा। 7 से 7 कट गई, 5 माइनस और माइनस 9 है, 9 और 5 14 और 8 में से 14 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे, कितने बचेंगे माइनस का 14 में से 8 के माइनस का 6 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 का भाग लगाएंगे 10 में तो जाएंगे 2, 2 बार 2 एकम 2 और 2 3 5 5। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 और 6 कितने दोस्तों हो जाएंगे 11, 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11। बेसिकली सवाल में कुछ था नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर A दोस्तों आपका एकदम सही हो जाएगा। एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या में पूरी तरह से कितनी की वृद्धि हुई है। देखो दोस्तों पहले 15% की वृद्धि की जाती है, तो मान लो कोई सौदा पहले 100 रुपये की थी,
अब उसमें 15% की वृद्धि की जाती तो वो हो गई 115 की, ठीक है। और कह रहा है और फिर 30% की वृद्धि की जाती है। अब ज़रा मुझे बताओ, अब यहाँ का दोस्तों यहाँ का देखो 30% कितना होगा, मतलब उसमें कितने की दोस्तों उसमें वृद्धि की जा रही है 100, मतलब उसमें 30% की वृद्धि की जा रही है। कितनी वृद्धि की जा रही है 30% की। अब ज़रा दोस्तों देखो आपको मैं वैसे ये सवाल फार्मूले से भी हो जाएगा, आपको 2 बार इस सवाल में फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जल्दी करने का बता रहा हूँ। मान लो 11 पॉइंट, मान लो 115 100% है तो इसका 10% कितना होगा 11.5। अब इसमें वृद्धि हो रही 30% की, तो 11.5 का दोस्तों 3 गुना कर दो, 30% है यानी 11 3 33 5 3 15 यानी 32 पॉइंट, मतलब 11 3 33 34.5। अब जरा मुझे बताओ, पहले संख्या 115 थी, अब उसमें 34.5 की यानी 30% की वृद्धि कर दी, तो अब कितनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, 115 में 34.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 149.5, 149.5। अब पहले संख्या थी 100, अब हो गई 149.5, तो कितने की वृद्धि हुई है 49.5 की, 5 में कभी 49.5 की। अब दोस्तों इसमें वैसे इसमें फार्मूला चाहो तो लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है, फार्मूला चाहो तो लगा सकते हो, x + y - x y / 100, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, जैसे मान लो कहीं लिखा है 115, तो यहाँ अगर दशमलव लगा दे तो ये संख्या आपकी 115 का 10% हो गई। अब 115 का 10% 11.5 है, तो दोस्तों 30% कितना हो गया 11 3 33 5 15 यानी कि लगभग 34.5% हो गया, लगभग क्या पूरा। ऐसे आप करना सीखो, हाँ, हर सवाल में फॉर्मूला ही मत घुसड़ा करो। ये हो गया। चलिए अब दोस्तों इस सवाल को करते हैं। राज्य की आय 45,000 रुपये और उसका व्यय 33,000। अगर मान लो राज्य की आय है 45,000 रुपये और व्यय है कितना 33,000 रुपये, ये हो गई आय, ये हो गया व्यय, ए वी करके लिख लो, ठीक है। और तो उसका ये आय है ये व्यय है, तो उसका सेविंग कितनी होगी, 45,000 में से 33,000 गए तो 7 और 5 12,000, कितने 7 और 5 12,000 उसकी बचत है, ठीक है। चलो अब कह रहा है उसकी आय में 20%, आय में 20% की वृद्धि होगी तो 45 दूनी 90 यानी कि 4.5 यानी 9,000 की उसकी बढ़ी आएगी, तो कुल होगी 45,000 और 9,000 54,000। अब वो 54,000 रुपये कमा रहा है और व्यय में 12% की वृद्धि होती है। अब दोस्तों जहाँ उसका व्यय 33,000 था वहाँ उसका व्यय में 12% की वृद्धि होती है। अब 33,000 में दोस्तों 12% की जरा वो करना, तो 333 हो गया 10%, 12% दोस्तों इसका निकाल लो, तो 333 और गुणा 12, तो 0 12 3 48 की 8 हासिल लगा 4, 12 3 36 और 4 40, ठीक है। अरे ये बताओ मैं गुणा भी मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे 12 0 0 12 3 36 की 6 हासिल लगा 3, 12 3 36 और 3 39, 3960। तो दोस्तों पहले उसकी 33,000 थी, अब उसकी 3960 इसमें और बढ़ गई है, यानी कि 33,000 और 3,000, तो 33 और 3 36,960 हो गई है। कितनी हो गई है 36,960, यानी अब वो कमा रहा है 54,000, खर्च कर रहा है 36,960, तो उसमें बचत बचा दोस्तों कितना रहा है, तो कितना बता रहा है, कितना बचा रहा है, घटा दो इसमें से 0, 10 में 6 गए बचे 4, 9 में से 9 गए 0 और 3 में से जाएंगे 13 में 6 गए बचे 7 और 4 में से के 17,040 रुपये। अब जरा मुझे वो पहले बचा रहा था 12,000 रुपये, अब बचा रहा है 17,040 रुपये, तो वो कितने ज़्यादा बचा रहा है, कितने ज़्यादा बचा रहा है, तो कितने बचा 12 और 12 5 17 5,040 बचा रहा है, 5,040 बचा रहा है। तो बचत में कितनी बचत की वृद्धि है, तो लगा लो इसमें 120 का भाग लगा दो 5,040 में, 0 का 0 और ये लगा लो 12 चौका 48 बचा 2 24 हो गए, 12 दूनी 24, 42% दोस्तों, कितना 42%, कितना 42% दोस्तों वो बचत कर रहा है। 6 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा,
ठीक है। देखो 12,000 का कितना परसेंट होता है, 44, वो 17,000 40, तो यही मैंने निकाला है, मैंने शॉर्ट में गुणा कर दिया है। देखो 12,000 से वो 5,000 40 रुपये ज़्यादा कम आ रहा है। तो ये दोस्तों 1% की वैल्यू यहाँ 120 है भाई। 12,000 का 1% 120 है, तो 120 के अगर भाग लगा देंगे 5,000 40 में, तो हमको परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है। रवि, रमेश और सुरेश 1680 में एक साथ कार्य कर सकते हैं। यदि रवि और रमेश को मिलकर कार्य का 9/16 भाग करना है तो सुरेश का हिस्सा रुपए में कितना होगा। ज़रा मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो कुल काम 16 होगा, तभी तो 16 में से 9 भाग कौन करेगा, रवि और रमेश करेंगे। अब मुझे बताओ, इस पूरे 16 काम के 1680 रुपये मिल रहे हैं, 1680 रुपये मिल रहे पूरे से काम के। तो अगर मान लो तो एक यूनिट काम की वैल्यू कितनी है, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, 105 रुपये। अब मुझे बताओ 16 में से 9 काम तो रवि और रमेश कर देंगे, तो सुरेश कितना करेगा भाई। 16 में से 9 काम अगर रवि और रमेश कर देंगे तो सुरेश तो मात्र 7 काम बचेगा ना। 16 में से 9 इन दोनों ने कर दिया, तो 7 ही काम तो बचेगा। तो 7 काम का कितना यूनिट मिलेगा, तो एक यूनिट की वैल्यू 105 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सत्ते 70 और 7 पंजे 35, तो 735 रुपये। कितने, 735 रुपये दोस्तों मिलेंगे। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए, रवि और सरिता के वेतन का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 29:45 हो जाता है। सरिता का वर्तमान वेतन क्या है। अब मुझे दोस्तों यहाँ एक बात आइए, रवि और सरिता के वेतन का अनुपात 3:5 है, यानी कि यहाँ अगर ऐसे करें 3x/5x है। अब प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती है, यानी कि प्लस 5,000 और प्लस 5,000। अब 5,000 वृद्धि की वेतन ही वृद्धि करने के बाद 29/45 इनका हो जाता है। सरिता का वर्तमान वेतन क्या है, यही दोस्तों इसमें पूछ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या हम दोस्तों इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ब्रैकेट में यहाँ पर दोस्तों हम 5 बाहर कॉमन ले लें, तो यहाँ तो देखो x हो जाएगा, और यहाँ जब 5 भाग लेंगे तो यहाँ पर 5,000 की जगह यहाँ हो जाएगा 1,000। भाई 5 बाहर लेंगे तो यहाँ 1,000 होगा कि नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 1,000। 5 से इसको काट दो, 5 नेम 45। ठीक है। अब 9 का ऊपर गुणा करो तो 9 त्यों 27 x, और 9 का इसमें करोगे तो 5 नेम 45, यानी कि 45,000। 29 का x में करोगे तो 29x, और प्लस 29 का 1,000 में करोगे तो 29,000। अब देखो 27x तो चले जाएंगे इधर, 27x चले जाएंगे इधर, तो 29x में से 27x जाएंगे तो बचेंगे 2x, और बराबर 29,000 आ जाएंगे इधर, तो 45,000 में से 29,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16,000। कितने बचेंगे, 16,000। 2x बराबर 16,000, तो x बराबर 8,000। पूछा क्या उसने, सरिता का वेतन, तो देखो सरिता का वेतन कितना है, 5x, तो 16 पंजे वो 5x है ना, तो 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा, 40,000। भाई 5x है ना, तो x की वैल्यू 8,000 है, तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, 8 पंजे 40, यानी 40,000 रुपये। ठीक है। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। सरिता का वर्तमान वेतन कितना है, 40,000। एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता माता की औसत आयु 40 वर्ष है। पिता प्लस माता की औसत आयु 40 वर्ष है, यानी इन दोनों का भाग 40 है, तो 2 का गुणा हो जाएगा, कुल हो जाएगा 80 वर्ष, यानी इन दोनों की आयु का योग कितना है, 80 वर्ष। ठीक है। पिता माता और पुत्री, यानी पिता माता और पुत्री, इन तीनों की औसत आयु कितनी है, 3 वर्ष, 30 वर्ष है, यानी 30 3 90 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये पिता और माता की 80 वर्ष है और पिता माता पुत्री की 90 वर्ष है, इसका मतलब जो पुत्री की आयु कितनी, 10 ही वर्ष तो होगी भाई। जब माता पिता की 80 वर्ष है और पुत्री की जोड़ दो तो 90 हो जाती है, तो पुत्री की कितनी एक्स्ट्रा है, 10 वर्ष। कितनी एक्स्ट्रा है, 10 वर्ष। और 10 वर्ष इसमें क्या पूछा है, पुत्री की आयु कितने वर्ष होगी, 10 वर्ष। 10 वर्ष यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो 9 नंबर का हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 नंबर का ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए
थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का एक निश्चित औसत होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, एक मतलब 11 पारी का उसका कोई निश्चित औसत होगा, हमको नहीं पता। वह बल्लेबाजी अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। अब ज़रा मुझे बताओ भाई, टोटल सभी 12 पारियों में उसका औसत 5 रन बढ़ गया। अब अगर 12 पारियों में उसका औसत 5 रन बढ़ा है तो मात्र सिर्फ और सिर्फ औसत बढ़ाने के लिए ही उसके 60 रन चले गए। भाई 120 में से 60 रन तो उसके औसत बढ़ाने में चले गए। ठीक है, अब औसत बढ़ाने में 60 रन चले गए, बचे कितने? अब 120 में 60 घट गए तो बचे कितने? 60। तो पहले जो उसका 11 पारियों में औसत साहब वो कितना था? 60 रन था। कितना था? 60 रन था। अब 60 रन था, अब कह रहा है तब 12 पारियों के बाद बल्लेबाज का औसत क्या होगा? अब पहले 11 पारियों तक औसत 60 रन था, लेकिन अब 5 बढ़ गया, अब कितना हो गया? 65। अब कितना हो गया है? 65। तो 10 में का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, 65। 69 और 92 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, देखो 69 के बाद आ जाएगा 71 प्लस, फिर आ जाएगा 73, फिर आ जाएगा 74 5 6 7 8 9 79, फिर आ जाएगा आपके 83। ठीक है, फिर आ जाएगा 83 84 85 86 87 87 नहीं, 87 नहीं होता, 88 89 89 आ जाएगा। ठीक है, 87 दोस्तों होता है, 29 30 87 होता है। जरा इसको जोड़ो, 9 3 12, अब 12 और 9 21, 21 और 3 24, 25 25 की 5 लगा 2, 8 2 10 10 8 18 18 7 25 25 और 7 32 32 7 39 395। और इसमें भाग कितने से लगाना है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगाना और क्या करना है? तो 5 सत्ते 35, 4 बचे 45 हो गए, 5 9 45, 79 79। तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, 11 का ऑप्शन नंबर ई। चलिए, एक वित्तीय संस्थान का दावा है कि वह प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25 वर्षों में मूलधन का 3 गुना लौटाता है। साधारण ब्याज की दर क्या है? जरा मुझे बताओ, अगर मान लो किसी ने आज 100 रुपये लिए आपसे, तो वो कह रहा है साधारण ब्याज है ये, ठीक है, मतलब साधारण ब्याज है, वो भी प्रतिवर्ष लिया, और 25 वर्षों में मूलधन का 3 गुना, यानी 25 वर्षों में ये मूलधन का 3 गुना 300 रुपये लौटाता है। अब दोस्तों 100 रुपये का कोई 300 रुपये लौटाता है, इसका मतलब उसमें 100 रुपये तो उसमें उसका क्या हो गया? मूलधन हो गया, और 200 रुपये उसका ब्याज है। मतलब ये जो 200 रुपये ब्याज है ये 25 वर्षों में हुआ है, तो 25 अट्ठे 200, यानी प्रति वर्ष उसने 8 रुपये ब्याज दिया। तो कितनी है? 8%। प्रति वर्ष दोस्तों उसने 8% ब्याज दिया, 25 अट्ठे 200, 8%। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, यदि 3 वर्षों में 2500 रुपये पर साधारण ब्याज 1500 पर ब्याज से रुपये 360 अधिक है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? अब देखो, ये जो 360 रुपये ब्याज है वो दोस्तों इन दोनों के अंतर का ही तो ब्याज दे रहा है, यानी कि 2500 रुपये और 1500 रुपये पर ब्याज से 360 अधिक है। अब जरा बताइए, यानी कि टोटल 1000 पर, टोटल 1000 पर दोस्तों 360 रुपये ब्याज मिल रहा है। टोटल 1000 पर 360 रुपये ब्याज मिल रहा है, और वो भी कितने में? 3 वर्षों में मिल रहा है। दोस्तों अब मुझे यहाँ आप एक बात बताइए, 360 रुपये ब्याज मिल रहा है लेकिन 3 वर्ष में मिल रहा है, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? अब 1000 रुपये पे एक वर्ष में कितना मिलेगा? 120 रुपये। अब 1000 रुपये पे 120 रुपये है, तो 0 से 0 काट दो, 100 रुपये पे कितना? 12 रुपये, यानी 12%। कितना? 12%। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 12%। चलिए, कोई राशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये अपनी 16 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में ये अपनी 16 गुनी हो जाएगी? 16 गुनी का मतलब 2 पे घात 4, भाई 16 गुनी का मतलब 2 पे घात 4, यानी 4 की घात लगानी है इसमें, तो 5 चौका 20, 5 वर्ष में, तो 5 चौका 20 20 हो जाएगा इसका, इसमें क्या था? ठीक है भाई, ये शॉर्ट ट्रिक से होती हैं। 16 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 पे घात 4, तो घात का गुणा कर दो, चक्रवृद्धि है ना, तो 5 चौका 20, सीधा 20 वर्ष में। 14 का ऑप्शन नंबर सी।
एक दुकानदार 105 मीटर कपड़ा 20 प्रति मीटर के लाभ पर 12,600 में बेचता है। 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है दोस्तों, अब देखो 105 मीटर कपड़ा वो 12,600 में बेचता है, तो इसका मतलब अब लगा लो कि उसने कितने मीटर उसने कपड़ा बेचा, मतलब कितने रुपए प्रति मीटर उसने कपड़ा बेचा। तो 105 का इसमें भाग लगा दो, यहाँ पे 105 का भाग लगा दो, तभी तो हमको पता चलेगा। तो भाग लगाओ यार यहाँ पे। तो पहले यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप काट लो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 21 छिंग, हाँ सही, तो 21 से कट रहा है। 21 पंजे 105, 21 छिंग 126 और डबल जीरो, और 5 से इसको काटोगे कितना, 120 बार जाएगा। अब 120 रुपये मीटर में उसने कपड़ा बेचा, जिसमें से रुपये 20 मीटर तो उसको लाभ हो रहा है। भाई 120 रुपये मीटर कपड़ा बेचा, जिसमें से 20 रुपये प्रति मीटर वो लाभ ले रहा है, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, उसका जो क्रय मूल्य होगा वो तो 100 रुपये प्रति मीटर ही होगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये कपड़े में, एक दुकानदार इसमें कपड़े पर बाद बेचता है 20 मीटर कपड़े का क्रय। अब जब 1 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपये, तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, 20,000 रुपये, मतलब सॉरी 2,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अरे 1 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपये है, तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य 2,000 रुपये। और इसमें क्या हो, उसमें कुछ था ही नहीं। 15 का ऑप्शन नंबर सी। एक विक्रेता एक वस्तु पर 10%, 20%, 30% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु पर एकल समतुल्य छूट क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसको भी वैसे ही करो जैसे कि मैंने आपको बताया था। कितना दोस्तों, कैसे करो, जैसे देखो, अगर आप इसको चाहो तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। पहले मैं आपको दोस्तों सीधा बता दे रहा हूँ। मान लो 100 रुपये की पहले चीज़ है, 10% उस पर डिस्काउंट मिला, तब वो 90 की रह गई। फिर उस पर 20% मिला, तो 9 दूनी 18, यानी 18 घट जाएंगे तो 72 की रह गई। अब 72 पे 30% छूट मिला, यानी कि 7 तियो 21, 2 तियो 6, 31, मतलब 7 तियो 21, 21.6 इसमें से घटा दो। अब दोस्तों 72 में से अगर आप 21.6 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचाएगा, 50.4। अब ज़रा मुझे बताओ, 100 रुपये की चीज़ थी, 50.4 की रह गई, तो उसमें से छूट कितनी मिली, 49.6 की। 49.6 की दोस्तों हमें उसको छूट मिल गई, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 49.6 की छूट मिली। अब इसमें कुछ था, ऐसे सवाल किया करो। फॉर्मूला दोस्तों इसमें x + y माइनस (x/100) लगेगा, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा है, ऐसे ही कर लो इसको। चलिए, कीर्ति और नम्रता एक साझेदारी में 11:12 के अनुपात में निवेश करती हैं। ठीक है, उनके लाभ का अनुपात 4:3 है। यदि कृति 8 माह के लिए निवेश करती है, तब नम्रता कितने माह के लिए निवेश करती है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कृति 8 माह के लिए निवेश करती है, तब नम्रता कितने माह के लिए निवेश करती है? अब मुझे आप यहाँ पर देखो, मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूँ। वो मान लो कि 11 के अनुपात में निवेश करती है ना, तो कीर्ति जो है वो 11 इन्वेस्ट करती है 8 माह के लिए। 11, 8, 88, मतलब कुल उसने 88 रेशियो में निवेश किया। और जो ये नम्रता है उसका नहीं पता कि कितने में निवेश करती है, लेकिन जो इसका 88 का लाभ है, ये 4 की रेशियो मिला है हमको। तो 4 का रेशियो का मतलब 22 चौक 88, यानी कि 4 से यहाँ जाने के लिए कितना, 22 का गुणा किया, ऐसे करके 3 पर भी यहाँ जाने के लिए 22 3 66, 66 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 12 का 66 कितने गुणा होगा, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, यानी 5.5%। ऐसे करके सवाल किया करो, चुटकियों में होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहा हूँ। भाई 11, 88, 11 की वैल्यू 88 है, और लाभ हमको मिला है 4:3 में। तो 88 का जब लाभ 4 मिला है, यानी कि 22 का भाग लगाए तभी 4 आए। तो दोस्तों यहाँ पर भी किस में लगाओ, यानी देखो 4 का कितना गुना है, 88, 22, मतलब 22 गुना, और 3 का 22 गुना कितना आ जाएगा, 66। अब भाई 12 रुपये से 66 का कितना, जैसे 11 का 8 में किया तो 88 हो गया, ऐसे 12 का कितने में गुणा करें, 66 आ जाए, तो 5.5 में, तो 5.5 माह। एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त करता है और बी इस कार्य को 2340 दिनों में समाप्त करता है। तो इसका मतलब ए 1170 दिनों में समाप्त करता है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2। ए
क्योंकि देखो 1170 और 2340 का एलसीएम 2340 ही आएगा। तो 1170 का भाग लगाओगे तो 2 बार जाएगा और बी की इफिशियंसी आ जाएगी +1। ठीक है, तो कह रहा है एक साथ काटते करते हुए, तो दोस्तों दोनों की हो जाएगी 3। तो 3 का भाग लगा दो इसमें 2340 में। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना था। 3 3 7 21 बचे 2 24 3 8 24 780। 780 दिन में दोस्तों ख़त्म कर देगा। 18 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखो डी ए के तो 4 1 11 6 3 13। ठीक है, अब जरा एक से इसमें डी, तो डी में दोस्तों आप जोड़ो अपने 3 घटाए, इसमें भी 3 घटाए, डी, इसको ऐसे करो डी ए के और क्या लिखा है FCM। ठीक है दोस्तों, +2 +2 तो P में +2 करोगे तो PQR RV 22 23 24 BUVWX H 8 2 10 मतलब J RXJ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए +2 था दोस्तों में। अर्न को ये लिखा है EARNED। क्या लिखा है इसको WVMIZV। इसको लिखा है, इसको क्या है, इसको लिखा है 23 AV। इसको 22 और 4 26 22 और 5 27। ये दोस्तों ऐसे करके है इसमें देखो 22 5 27 23 और 4 27 और 22 5 27 27। ये ऐसे करके है, ऐसे करके है। जरा कर दो इसमें एक्चुअल। तो एक्चुअल का सबसे इधर क्या आएगा, एल आएगा सबसे पहले, यानी L 12 12 15 यानी आ जाएगा O। फिर आएगा A यानी कि Z। फिर U होता है आपका 21 पे, तो 21 और 6 मतलब F। फिर आ जाएगा T 20 और 7 27 7 पे मतलब दोस्तों आपके आ जाएगा FG। तो ठीक है, उसके बाद आ जाएगा C कितना होता है 3 3 और 24 करना पड़ेगा। 24 का मतलब X। आपकी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको अपोजिट करवाया था। क्या करवाया था, अपोजिट करवाया था और कुछ नहीं था। विषम को चुनिए। देखो EOU सबके सब वॉवल्स हैं। IOIEA ये वॉवल्स हैं स्वर मतलब EIO, लेकिन ये BUO नहीं है। BU क्योंकि जो O होता है U होता है BU नहीं होता। तो विषम कौन सा है, ये वाला 21 का A। निम्न में से 3 एक जैसे हैं जो विषम हो उसको चुनिए। ठीक है, तो QPO देखो चुनो। Q कितना है 17, P 16, O 15, N 14, L 12, K 11, J 10 और I 9। 9 10 11 12 और 14 15 16 17। क्या ऐसा और किसी में है, देखो C 3 नहीं है, I J K नहीं है, D G नहीं है, किसी में भी नहीं। तो दोस्तों विषम इसमें एक ही, यानी यही इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा है। बाकी सब दोस्तों उल्टे सीधे क्रम में लगे हैं। एक यही क्रम को फॉलो कर रहा है, बाकी सब उल्टे सीधे क्रम में लगे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 0 6 24 60। देखो इसमें दोस्तों क्या हो गया, 1 का वर्ग -1 तो बराबर 0। ठीक है, 2 का वर्ग -2 नहीं, 2 का
नहीं दोस्तों, यहाँ पे चल रहा है क्यू चल रहा है, सॉरी, 2 का क्यू मतलब 8 माइनस 2 तो 6 बचे। ऐसे ही 3 का क्यू 27 में से 3 गए तो 24 बचे। 4 का क्यू 64 में 4 गए 60 बचे। 5 का क्यू 125 में से 5 गए 6 बचे। ये 6 का क्यू घटा, अब 7 का क्यू होता है 343 में से 7 घटाओगे तो बचेंगे 336। 336 ठीक है दोस्तों। चलिए 109 190 इसमें कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। इसमें 190 इसका अंतर ही करना है और क्या करना है। 190 90 यानी 81 यानी कि 9 का वर्ग जोड़ा, फिर 190 में से 139 49 7 का वर्ग जोड़ा, फिर 39 से 64 कितना हो गया 25 5 का वर्ग जोड़ा, फिर 64 से 73 तो 3 और 6 9 3 का वर्ग जोड़ा। अब दोस्तों 1 का वर्ग जोड़ेगा, 1 का वर्ग 1 273 और 1 274 24 का सी 24 का सी। चलिए अनीता भावेश की पत्नी और चंचल अनीता की बहन है। दिनेश चंचल का पिता है। क्या ससुर चंचल चंचल और दिनेश। अनीता भावेश की पत्नी है, ठीक है। देखो मान लो ये कोई अनीता है, भावेश की पत्नी है, ठीक है। चंचल अनीता की बहन है। अब कोई चंचल और है, चंचल चंचल CH अनीता की बहन है, ठीक है, बहन है। और चंचल अनीता की बहन है। दिनेश चंचल का पिता है। चंचल का ये दिनेश चंचल का पिता है, ठीक है। जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है। जबकि रमेश, तो इसकी एक और गलती है, रमेश दिनेश का पुत्र है। रमेश का भविष्य क्या, अरे भाई ये इसका हुआ ससुर, और ससुर का लड़का अपना साला ही तो हुआ, ससुर का लड़का अपना साला ही तो हुआ। तो कह रहा है रमेश का भविष्य से क्या संबंध है। रमेश का भविष्य से क्या संबंध है, ये साला है इसका। रमेश का भविष्य से क्या संबंध है, साला है उसका, ठीक है। चलिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता की बहन, मान लो ये मैं हूँ और मेरे पिता, फिर उनकी बहन, पिता की बहन की माँ मतलब मेरे पिताजी की भी माँ, की एकमात्र पुत्र मतलब मेरे पिता की पत्नी है, मतलब मेरी माँ है। महिला का राम से क्या संबंध है, महिला का राम से क्या नाम है, उसकी माँ है। ये इसमें क्वेश्चन में कुछ था। 26 का बी उसका माँ है। एडमिट शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एडमिट शब्द के प्रत्येक अक्षर को, सबसे पहले इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। सबसे पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा आई, फिर एम, फिर टी, ठीक है दोस्तों। यानी कि 1 4 9 13 20 क्रम में लग गई। अब कह रहा है बाएं से दूसरा अक्षर डी और दाएं से दूसरा अक्षर यानी एम के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में संख्या में कितने शब्द हैं। तो देखो डी होता है 4 नंबर पे, एम होता है 13। तो दोस्तों ना ही हमको 4 लेना, ना ही हमको 13 लेना। इनकी डिफरेंस में से भी एक घटाना होता है, यानी 13 में से 4 गए तो बचे 9 और 9 में से एक और हटाओ तो बचे 8। 27 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो डी और एम के बीच में दोस्तों कुल 8 शब्द 8 अक्षर आते हैं। चलिए दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपको आकृति यहाँ पे, सॉरी आकृति आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आकृति दोस्तों इस तरीके की थी। मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पर ये आकृति थी। इसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है। देखो 3 त्रिभुज हैं, तो देखो इसका सीधा इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों 1 2 3 तो ये हो गए, प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3, कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे 9 त्रिभुज थे। कुल मिला के यहाँ कितने थे, 9 त्रिभुज थे।
28 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 1:40 तक घंटे की सुई कितना कोण घूम चुकी होती है? 1:40 तक, 1:40, 40 का दोस्तों मतलब होता है 8 पे सुई है, और 1 का मतलब 1:40 का 1 और 2 के बीच में है। अब ज़रा दोस्तों मुझे आप एक बात बताइए, जब ये पूरा घूमती है तब 360 डिग्री होता है, इसका मतलब इसमें टोटल 12 घंटे होते हैं, टोटल इसमें 12 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 12 का भाग इसमें लगाओगे तो 12 3 36, 30 डिग्री। यानी कि जब सुई 12 से 1 के बीच में आती है तब वो 30 डिग्री चलती है। कितनी चलती है दोस्तों? 30 डिग्री चलती है, 30 डिग्री ही तो चलती है। ठीक है, अब कह रहा है घंटे की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी। अब 12 से जब ये 1 पे आई होगी तब तो ये 30 डिग्री चल ली। अब 1 से 2 पे आने पर ये कितनी और चली होगी? तो वही यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है वही यहाँ पर पूछ रहा है। अब ज़रा मुझे आप एक बात बताइए, 1 से 2 तक में, 1 से 2 तक में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट, 5 मिनट होते हैं। 1 से 2 तक में दोस्तों कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। और 5 मिनट में कितने? 30 डिग्री होते हैं। यानी 1 मिनट में कितने डिग्री हो गए? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना हो गया? 6 डिग्री। ठीक है, यानी कि 6 डिग्री। अब टोटल यहाँ कितने मिनट चला है? 8। सुई यहाँ तक आ गई है, सुई यहाँ तक आई होगी तो इसका मतलब है 30, 1 से लेकर 4 तक में 10 डिग्री, 4 से 8 तक में फिर 10 डिग्री, और 8 से 12 तक में फिर 10 डिग्री। यानी कि 30 तो पहले चल गया था और यहाँ तक 10 चला, यहाँ तक 10 चला, तो 10 + 20 और चल गया। ये कुल मिला के दोस्तों 50 डिग्री घूम गई है। कुल मिला के कितनी घूम गई है? 50 डिग्री घूम गई है। ठीक है, चार 40 बजे की सही दर पर छवि क्या होगी? 4:40 बजे की सही दर पर छवि क्या होगी? चलिए, इसमें दोस्तों और तो कुछ आप लोगों को ऐसा था नहीं करवाने के लिए। 3, 5, चलिए कुछ नहीं था। 4:40 बजे की सही दर पर छड़ी क्या होगी? अरे इसमें भी क्या है यार, 4:40, 4:40 दर पर छवि, तो ये जो 4 पे सुई होगी वो दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगी। जो 4 और 5 के बीच में सुई थी वो एक्चुअली में 7 और 8 के बीच में दिखाई देगी। ठीक है, 7 और 8 के बीच में दिखाई देगी, तो टाइम दोस्तों 7 बज के कुछ मिनट ही होगा। अब ये सुई जो 40 पे थी, यानी कि जो दोस्तों आपको जो 8 पे दिख रही होगी वो यहाँ पे 4 पे दिखेगी, यानी 20 मिनट, 7:20, 7:20। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7:20। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? ये दोस्तों आपको डॉप्सन में मापी जाती है। किस में? डॉप्सन में। ग्रहों के बीच की जो बहुत लंबी दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं, उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं। देखो, ये पृथ्वी है, ये ट्रोपोस्फियर है यानी कि क्षोभ मंडल, और ये क्षोभ मंडल ये आपकी है समताप मंडल, ये समताप मंडल है। इसी समताप मंडल में आपकी ये आपको दिख रही है ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर पाई जाती है। ये हमारी सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेंज से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, लेकिन आजकल ओजोन परत को CFC बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है। CFC दोस्तों बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप दोस्तों कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को। अब बात करते हैं यूरोप को। यूरोप को दोस्तों क्या कहा जाता है? पुरानी दुनिया। यूरोप को कहा जाता है पुरानी
दुनिया। और साथ में यूरोप में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। इसलिए दोस्तों यूरोप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए, ट्रांस हिमालय भाग है, ठीक है दोस्तों, महान हिमालय या ट्रांस हिमालय, ठीक है दोस्तों, लघु हिमालय, और ये आपके हो गया शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कहाँ होगा? उत्तरी हिमालय का भाग होगा। कहाँ का? उत्तरी हिमालय का भाग होगा। इसी ट्रांस हिमालय में दोस्तों आपको काराकोरम श्रेणी भी देखने को मिलती है, ठीक दोस्तों, काराकोरम, जिसमें आप K2 गॉडविन स्टेन है दोस्तों। 33 का ऑप्शन नंबर ए आपकी एकदम सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर, निम्न में से कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर मकर रेखा गुजरती है? तो देखो, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई मकर रेखा। तो मकर रेखा एक तो आपके ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है, दक्षिण अमेरिका से गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है, दक्षिण अमेरिका से गुजर रही है, एशिया से नहीं गुजर रही है। तो कौन से महाद्वीप से गुजरती है? उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है लोएस। क्या कहा जाता है? लोएस का पठार सुना है ना दोस्तों, आप ध्यान देख सकते हो। देखो, मैंने आप लोगों के लिए सुविधा के लिए यहाँ पर मैं फ़ोटो लगा के रखा हूँ। लोएस का पठार देखो, हवा चलती है दोस्तों, कैसी कैसी करके खाँचे बन जाती हैं, ये सब हवा की वजह से है। चलिए, उस विशाल महाद्वीप का नाम क्या है जो 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था, जब सभी महाद्वीप एक साथ थे? ये दोस्तों आपके था पेंजिया। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी पेंजिया दोस्तों। पहले हमारे 7 महाद्वीप नहीं थे, पहले हमारे 8 महाद्वीप थे, लेकिन ये पेंजिया दोस्तों पानी में डूब गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप नदी द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण से बना है? ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। जैसे मान लो कोई नदी आई और वो बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो वो गिरने से पहले कई अपने मुहाने बना लेती है। गिरने से पहले उसकी कई छोटी छोटी शाखाएं में बट जाती है। यही दोस्तों शाखाएं क्या कहलाती हैं? डेल्टा। और ये बंगाली खाड़ी में होता है। ज्वार नदमुख क्या होता है? जब जब कोई नदी जाके अरब सागर में गिरती है, तब वो सीधी जाके गिर जाती है, वो कई शाखाओं में विभाजित नहीं होती है। उसको कहते हैं एस्चुरी, यानी कि ज्वार नदमुख। डेल्टा कहाँ बनता? बंगाली खाड़ी में। तो क्या ये डेल्टा? ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके एकदम सही हो जाएगा। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कौन सा दोस्तों है? जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये NTPC में भी क्वेश्चन आया था, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली द्वीप। चलिए, कैल्डेरा एक शब्द है जो निम्नलिखित विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो कैल्डेरा शब्द आपके ज्वालामुखी से संबंधित है। एक्चुअली में होता क्या है, जरा यहाँ पढ़िए। कैल्डेरा ज्वालामुखी एक बड़ा बेसिन के आकार का गड्ढा होता है, आप यहाँ देख सकते हो, ये आपके ज्वालामुखी है। और जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जो लावा दोस्तों बाहर निकल जाता है। लावा निकलने के बाद बहुत जगह खाली बसती है, खाली कटोरी की तरह बसती है। वही आकृति दोस्तों हम कैल्डेरा कहलाती है, जो ज्वालामुखी फटने और उसके मैग्मा कक्ष के खाली होने से बनता है, जिससे ऊपर की जमीन ढह जाती है। इस ढहने के परिणाम स्वरूप एक विशिष्ट कटोरी जैसी संरचना बनती है। बताई नहीं दोस्तों मैंने, कटोरी की तरह, जो अक्सर एक सामान्य ज्वालामुखी इस गड्ढे से बहुत बड़ी होती है। इसी आकृति को दोस्तों क्या कहते हैं? कैल्डेरा कहते हैं। चलिए, नर्मदा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, नर्मदा नदी वो दोस्तों बैतूल के मुल्ताई ज़िले से नहीं निकलती। बैतूल ज़िले के मुल्ताई मतलब बैतूल ज़िले से ही नहीं निकलती, ये दोस्तों आपके अनूपपुर ज़िले से निकलती है, वो भी अमरकंटक से। तो पहला इसका गलत हो गया। यह नदियाँ नई और युवा हैं, ये भी गलत हो गया। यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में बिंद श्रृंखला के बीच एक दरार घाटी। आपको पता है कि दोस्तों सोन नदी, ताप्ती और आपके नहीं, सोन नहीं, ताप्ती और नर्मदा दोस्तों जो नदी हैं वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। रिफ्ट घाटी, भैंस घाटी से होकर बैठी, यानी दरार घाटी से होकर बैठी है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर, कैलाश पर्वत श्रृंखला की तिब्बती क्षेत्र में बोखर चू के निकट हिमनद किस नदी का स्रोत है? तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, ये हमारा प्यारा प्यारा भारत है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत है। सिंधु नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? बोखर चू के निकट, बोखर चू ग्लेशियर के निकट निकलती है। और आपके राकस्थाल से दोस्तों और मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? मानसरोवर चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। सतलज नदी दोस्तों आपकी कहाँ से निकलती है? आप देख सकते हो कैलाश श्रेणी से निकलती है, राकस्थाल से, ठीक है। तो बोखर चू की ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी।
कैलाश पर्वत श्रृंखला की तिब्बती से बोकरचू के निकट से सिंधु नदी निकलती है। 40 का सी, 40 का सी हो जाएगा। चलिए, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सबको पता कौन सी झील है? वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दोस्तों झील है वुलर झील। यहाँ पर जाओ, कश्मीर में आराम से घूमो, कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। कश्मीर में दोस्तों आपके अभी पहलगाम घटना भी हो गई थी, इसलिए वहाँ पर आने जाने में अभी थोड़ा डर लगता है। चलिए, कहाँ पर? ये कश्मीर में है। कौन सा विकल्प जून जुलाई में उगाई जाने वाली सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों ये आपके सबको पता है कि सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं आपके खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें दोस्तों कौन कौन सी हैं? चावल और कपास। तरबूज आपकी जायद की फसल है। मटर गेहूँ रबी की फसल है। ठीक है, तो चावल कपास 42 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये तैयार किया जाता है। और दोस्तों इसकी स्थापना आपकी हुई थी 6 मई, नहीं दोस्तों 6 नहीं, इसकी शायद हुई थी 2 मई को। 2 मई लिखो, 2 मई 1951। 2 मई 1951 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को दर्शाता है? ये दर्शाता है दोस्तों ये अविकसित और विकास। देखो दोस्तों, हमारी भारत की जो आप मतलब जो अर्थव्यवस्था है वो अभी तक अविकसित ही है, विकासशील हुई नहीं है। मतलब वो दोस्तों विकासशील है, हम लोग विकास कर रहे हैं, हम लोग विकसित नहीं है अभी। ठीक है, चलिए, भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों 45 का हो जाएगा आपके 1994-95 में। कब दोस्तों? 1994-95 में भारत में सर्विस टैक्स लागू किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना दोस्तों पूछ रहा कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 लिखो, 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को दोस्तों हुई थी किसकी? एनडीसी की स्थापना। ठीक है, 1952। चलिए, स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो दोस्तों होता है वो हमेशा राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, क्योंकि स्थायी लागत पर पूछ रहा है ना दोस्तों। स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमेशा राष्ट्रीय आय के बराबर ही होगा। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या, अरे यार मुझे एक बात बताओ, अगर किसी देश में 100 लोग हैं और उसमें जनसंख्या कितनी है? 20, तो 20 पंजे 100, यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगी 5, क्योंकि हर व्यक्ति अगर 20 व्यक्ति हैं और टोटल देश में 20 व्यक्तियों ने 100 रुपये कमाए हैं, तो हर व्यक्ति ने 5 रुपये कमाए होंगे ना, यानी वो दोस्तों पर कैपिटल मतलब वो दोस्तों आपके प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है? दोस्तों आप अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच दोस्तों फिलिप्स वक्र, कौन सा वक्र? फिलिप्स वक्र दोस्तों आपके संबंध दर्शाता है। चलिए, इसको हम अच्छी तरीके से थोड़ा इसको देख लेते हैं। फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र और नोट्स यानी कुजनेट्स वक्र, तीनों अलग अलग अवधारणाएं हैं जो अर्थशास्त्र में अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। फिलिप्स वक्र दोस्तों मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है, ये कई बार पूछा गया है। लॉरेंज वक्र आय और धन की असमानता को दर्शाता है। और जो कुजनेट्स दोस्तों वक्र होता है, जैसे लाफर वक्र, कुजनेट्स वक्र अलग होता है। लाफर वक्र जो होता है वह कर की दरों और सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। तीनों ही अति महत्वपूर्ण, आप इनको याद कर लेना। तो इसका सही आंसर हो गया आपकी फिलिप्स वक्र। ठीक है, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रच्छन्न दोस्तों बेरोजगारी क्या होती है? जहाँ काम तो कम हो, कम काम में अधिक लोगों का नियोजित हो जाना। ठीक है, तो अगर वो ऐसे दोस्तों अधिक लोग होते हैं जहाँ पर अगर उन लोगों को हटा भी दोगे तब भी उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसमी बेरोजगारी दोस्तों नाम में छिपी है। जैसे मान लो सीजनेबल जो काम होते हैं, जैसे मान लो सीजन आया तो हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, सीजन ऑफ हो गया तो हम उसको बैठ के खा रहे हैं। तो जो सीजन ऑफ होने के बाद जो बेरोजगारी वो मौसमी बेरोजगारी।
संरचनात्मक बेरोजगारी दोस्तों ये गवर्नमेंट या जो प्राइवेट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर होती है। यानी कि जैसे मान लो मेरे पास डिप्लोमा कोई और है, लेकिन जो हमको जो नौकरी मिल रही है वो किसी दूसरे डिप्लोमे की मिल रही है, तो हमारे पास क्वालिफिकेशन होते हुए भी हम जो बैठे हैं गरीब, वही कहलाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए, 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड दोस्तों कितने जीता? ये बहुत ही दोस्तों फेमस, मैं बता दूं आपको, जफ़र पनाही ये ईरानी डायरेक्टर हैं, ईरानी फिल्म मेकर हैं, और इनको जेल में कर दिया था क्योंकि ये ईरान के ऊपर ईरानी फिल्मों का दोस्तों बहुत ही अपनी फिल्में जो बनाते थे उनमें दोस्तों उसमें दोस्तों ईरान की आलोचनात्मक वो किया करते थे, ईरान की आलोचना करते थे, इसलिए इनको जेल में भर्ती करा दिया गया था, जेल में बंद हो गए थे। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये छूटे हैं और इनको पाल्मे डी और इनको अवार्ड दिया गया जफ़र पनाही जी को। ठीक है, ये फिल्म निर्माता है ईरान के। भारत की पहली एआई आधारित गैस इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण दोस्तों ये आपके कहाँ उपयोग किया गया है? ये दोस्तों आपके हैदराबाद में। AIMIM का जो है वो चीफ है, ठीक है, उसी का हैदराबाद है। हैदराबादी बिरयानी दोस्तों खाई है ना आप लोगों ने? हैदराबाद में चार मीनार भी है, तेलंगाना हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा, मतलब ये दोस्तों कई बार पूछा जाएगा आपसे। मातृत्व अवकाश। मातृत्व दोस्तों जो अवकाश होता है, यानी कि जब भी किसी की डिलीवरी होने वाली होती है या डिलीवरी हो जाती है तो अपने शिशु की देखभाल के लिए दोस्तों मातृत्व अवकाश उनको दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस अवकाश को महिलाओं का मौलिक अधिकार भी माना है। मौलिक अधिकार दोस्तों वैसे हमारे USA से लिए गए हैं, ठीक है, 12 से 35 आर्टिकल में ये दिए गए हैं, 12 से 35 आर्टिकल में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए 53 के बाद अब दोस्तों आते हैं हम 54। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? सीधी सी दोस्तों बात है, यशोदा मैया महिला आयोग, यशोमती मैया राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसको जरा अच्छे से पढ़ो। राष्ट्रीय महिला आयोग NWC नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन ने 22 मई 2025 को यशोदा AI अभियान शुरू किया, जो महिलाओं विशेष रूप से छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और साइबर सुरक्षा में कौशल के साथ सशक्त बनाने की एक अग्रणी पहल है। डिजिटल लैंगिक अंतर को पाटने के लिए डिजाइन किया गया यशोदा AI तकनीक प्रेमी समावेशी भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये मई का क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैंने अभी तक आप लोगों से लगभग आधा मॉक टेस्ट होने वाला है, मैंने अभी तक आप लोगों से बोला नहीं है। प्लीज़ यार भाई वीडियो को लाइक कर दो अभी तक आपने नहीं किया हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तो आपको मॉक टेस्ट यहाँ देखने को मिल गया, लेकिन इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको नहीं मिलेगी। और पहले दोस्तों ये मॉक टेस्ट मैं करवाता हूँ अपने पर्सनल ग्रुप में, जो कि पेड ग्रुप है, उसमें करवाता हूँ। उसके बाद आप लोगों को उसका एनालिसिस यहाँ मिलता है। तो अगर आप इसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं और प्लस मेरे पेड मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में चाहते हैं, मेरे सानिध्य में जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर सिर्फ आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, सॉरी दोस्तों पानी पीने लग गया था मैं। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, आप पहले वो सुन लीजिए। देखो दोस्तों, ₹100 में आपको मेरा मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, ₹150 में आपको मेरे सारे नोट्स मिलेंगे जिनसे मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। कुल मिला के मात्र ₹250 में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ₹250 में मेरे मॉक टेस्ट और मेरा नोट्स आपको मिलेंगे, PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, आप उनको प्रिंट करवा लीजिए। जितना भी दोस्तों देखो मॉक टेस्ट आप अगर यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो आपका ये फ़ायदा है कि जो भी मॉक टेस्ट मिले उसके दोस्तों आप 10-12 रुपये में आप हर मॉक टेस्ट का प्रिंट आउट करवा लीजिए। अगर आपके पास खुद प्रिंटर हो तो ठीक, नहीं हो तो किसी से भी करवा लीजिए। और उस पर दोस्तों मैं जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आप वो सब यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। और मात्र ₹250 में दोस्तों ये सब मिल रहा है, और आप कोई नए नहीं है, आपसे पहले दोस्तों लगभग 350 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मेरे नोट्स और मेरे मॉक टेस्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर आराम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है
तो अगर दोस्तों आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मैं नंबर आपका अपना नंबर लिख देता हूँ, 91 93 64 89 31। 91 93 64 89 31। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा कॉल नंबर भी है। आप जब चाहो तब मुझे दोस्तों आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप पे बात मुझसे कर सकते हो। अगर आपकी TRE 4.0 को लेकर आपको कोई डाउट है, आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करता। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ कि आप लोगों का TRE 4 में सिलेक्शन होना चाहिए। जो भी परेशान है बेचारा, जो भी लड़का हो चाहे लड़की, अगर परेशान है उसका नहीं हो पा रहा तो मुझसे बात कर सकता है, ठीक है। मैं उसको गाइड भी कर दूंगा। और दोस्तों मात्र 250 रुपये में आप मेरे साथ मेरे उससे मॉक टेस्ट से मेरे नोट्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी बनी है कौन, गीता समोटा, गीता समोटा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, ये दोस्तों आपके बना है मिजोरम। ये दोस्तों कौन सा बना है, मिजोरम, ठीक है। कौन सा बना है, मिजोरम। मिजोरम कहाँ पर, आप यहाँ देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें से ये 7 सिस्टर है और इसी 7 सिस्टर ये बड़ा करके दिखा दिया और इसमें मिजोरम आपको ये दिख रहा है। मिजोरम आपको दोस्तों यहाँ दिख रहा है। मिजोरम की सीमा म्यांमार से भी लगती है। चलिए, किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। दोस्तों आप यहाँ पे गैस कर सकते हो ऐसा कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, दुनिया का पापा मतलब अमेरिका। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है। दोस्तों 40 ई मेथनॉल संयंत्र पता है बिहार में भी लगे हैं सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों दुनिया की बात हो रही, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर बता रहा हूँ मैं, ई मेथनॉल संयंत्र शुरू कहाँ पर हुआ है, आपके डेनमार्क में। और डेनमार्क दोस्तों कहाँ है, देख लो, ये रसिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है, और ये दोस्तों आपको छुटकू सा रहा डेनमार्क, छुटकू सा रहा डेनमार्क, यूरोप। 58 का ऑप्शन नंबर C। चलिए, किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है, ये दोस्तों कौन करेगा, एक देश संस्कृति एक धड़कन, संस्कृति मंत्रालय। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो दोस्तों सही है दोस्तों, मैं अफगानिस्तान में नहीं रहता हूँ, वरना मेरी आदत है चेस खेलने की, मैं डेली चेस खेलता हूँ 1-2 चाल, और अगर अफगानिस्तान में रहता होता चेस नहीं खेल पाता। 60 का ऑप्शन नंबर B दोस्तों हो जाएगा। चलिए, बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे दोस्तों, आपके श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है दोस्तों। और श्री कृष्ण सिंह दोस्तों यानी कि जब हमारा बिहार आज़ाद हुआ तो उसके प्रथम कौन थे, CM भी थे। और लेकिन पूछ ले कि बिहार के प्रथम CM कौन थे, तो दोस्तों स्वतंत्रता से पहले 1937 में यूनुस बन गए थे, यूनुस बिरखा। बिहार के प्रथम CM कौन थे, यूनुस। निम्नलिखित में से किसे 18 फरवरी 1940 को जमशेदपुर में दिए गए भाषण के लिए भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार किया गया था, जयप्रकाश नारायण, JP नारायण जी को, ठीक है। इन्होंने ही 1942 में दोस्तों आज़ाद दस्ते की स्थापना करी। ये नेपाल भाग गए थे दोस्तों के साथ में, आज़ाद दस्ते की स्थापना करी और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय काफ़ी सक्रिय थे, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने ही दिया था, कौन सा, इन्होंने दोस्तों इंदिरा गांधी की नाक में दम कर दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था 1972, 73, 74 में, 75 में इन्होंने इंदिरा गांधी की नाक में दम कर दिया था। जयप्रकाश नारायण। 62 का B। चलिए, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृतायन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सक्रिय थे दोस्तों, छपरा, सारण, छपरा सारण, ठीक है दोस्तों। राहुल संकृतायन दोस्तों ये घुमक्कड़ शास्त्र के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने घुमक्कड़ी के ऊपर घुमंतु विचार के व्यक्ति हैं, ठीक है। घुमक्कड़ शास्त्र नहीं की रचना है। बिहार के पटना जिले के सदाकत आश्रम की स्थापना किसने करी, प्रीवियस ईयर का दोस्तों आपके क्वेश्चन है, मजहरुल हक ने। किसने दोस्तों, मजहरुल हक ने। और कब की, 1921 में, 1921 में मोपला विद्रोह। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के तहत बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे,
ठीक है दोस्तों। अभी अभी मैंने आपको बताया 1937 में दोस्तों कौन था, मोहम्मद यूनुस। 65 का ऑप्शन नंबर 1। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, राहुल संकृतायन ने। 66 का ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है दोस्तों, आदर्श संहिता जो है वो जब सभी उम्मीदवार की सूची नहीं, जिस दिन मतदाता सूची तैयार हो जाती है नहीं, मतदाता सूची से क्या मतलब है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित करने पर नहीं, सर्वोच्च न्यायालय घोषित नहीं करता दोस्तों, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव आयोग घोषित करता है जो कि 324 में दिया है। लेकिन आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है, ये तो चुनाव की तारीख जिस दिन डिक्लेयर होती हैं कि फलाने दिन चुनाव होता है, चुनाव होगा इस चरण में, उसी दिन दोस्तों हो जाती है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। मतदान प्रणाली के संदर्भ में वीवीपीएटी का अर्थ क्या है दोस्तों, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। 68 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे से ज़्यादा का दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ भाई बहनों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। और दोस्तों मेरा नंबर दोस्तों मैं आपको बता दिया 91 93 64 89 31। 91 93 64 89 31। दोस्तों ज़रा 1 सेकंड रुकिए, मैं मोबाइल में चेक कर लूँ ये मेरी नई सिम है, नंबर सही है कि नहीं है। 91 93, लेकिन सिम तो इसी में डली है ना, 91 93 64 89 31। ज़रा 1 सेकंड रुकिएगा, हैं मैं चेक करके आता हूँ। तो दोस्तों एकदम सही नंबर है। ठीक है, मुझे लगा था नई सी में शायद मतलब नंबर मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। तो 91 93 64 89 31। 91 93 64 89 31। दोस्तों जिसको भी मेरा मॉक टेस्ट या नोट चाहिए हो, मात्र 250 रुपये में मैं अपना मॉक टेस्ट और अपने सारे नोट्स आपको दे दूंगा, मात्र 250 रुपये में। ठीक है दोस्तों, ये समझ लो कि अगर आपने इतना कर लिया, अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो आपकी एक सीट ज़रूर पक्की है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं कोई आरक्षण वगैरह लेके या मैं कोई मतलब यानी वो कैटेगरी का लाभ लेके नहीं मैं टीचर बनाऊँ, मैं जनरल कैटेगरी में दोस्तों टीचर बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद में निहित है, किस अनुच्छेद में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। और ये दोस्तों आज दिन तक कभी लागू हुआ नहीं है। 356 में दोस्तों आपके राष्ट्रपति शासन है, 356 में राष्ट्रपति शासन है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम आपातकाल कब लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं 1962, फिर दोस्तों 1971, 1962 में हुआ, 1971 में हुआ, फिर 1975 में हुआ, 3 बार। तो सर्वप्रथम आप 1962 में हुआ, 1962 में हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से किसे भारत में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निर्धारित किया गया है। भारत में अनुसूचित क्षेत्र दोस्तों कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। 71 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद कितने में कहा गया है, 52 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। लोकतांत्रिक शासन क्या परिभाषित करता है दोस्तों। लोकतांत्रिक शासन का मतलब होता है कि सत्ता में जनता की भागीदारी। सत्ता में जनता की भागीदारी, जनता से ही तो सत्ता में लोग पहुंचते हैं और जनता के द्वारा ही पहुंचते हैं, तभी तो कहा गया है जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन, तभी तो कहा जाता है। 72 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर, भारत में पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब देखो 1 मई को और लिख लो, 1 मई को शायद दोस्तों आपके मनाया जाता है मजदूर दिवस, विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलते दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है। सावन की बुलबुले के अंदर का दाब दोस्तों वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, अगर कम होगा तो बुलबुला बहुत जल्दी फूट जाएगा। चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री स्टोव की सहायता से नींबू पानी नहीं पी सकता है, क्योंकि दोस्तों चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। 75 का बी हो जाएगा दोस्तों, चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रदूषण दोस्तों प्लास्टिक हो सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत दोस्तों सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश से क्या बनाएंगे, सूर्य के प्रकाश से ही घास अपना मतलब सूर्य के प्रकाश से जो घास होती है अपना भोजन बनाएगी। घास को प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, द्वितीय खाएंगे, तृतीय खाएंगे। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान रामवृक्ष बैनीपुरी ने कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था? किसान। कौन सा? किसान। किसान टमाटर सॉस। 78 का ए, 78 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए निम्नलिखित में से किसे बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम 79 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा। 1 नैनो सेकंड दोस्तों होता है 10⁻⁻9 सेकंड के बराबर। 10⁻⁻9 सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग, 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? दोस्तों किलोवाट घंटा भी है, जूल भी है, अश्वशक्ति नहीं है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। ठीक है, शक्ति की इकाई है। समतल कोण की इकाई है, देखो दोस्तों समतल कोण की इकाई तो रेडियन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेरेडियन होती है दोस्तों ठोस कोण की इकाई, स्टेरेडियन होती है ठोस कोण की इकाई। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे मजबूत अम्ल दोस्तों कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोस्तों हमारे स्टोमच हमारे पेट में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 ये दोस्तों आपके नाइट्रिक अम्ल है, ये बैटरियों में जाता है नाइट्रिक अम्ल। अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टा प्लस मीठा दोनों जो चीज़ें होती हैं उन सब में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल शिमला में पाया जाता है, सेब में, एप्पल में। ऑक्जेलिक अम्ल आप टमाटर में पाया जाता है। दोस्तों टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं वो बीज अगर हम कच्चा टमाटर खाते हैं तो वो दोस्तों बीज हमारे पथरी पेट में किडनी स्टोन बनाने में वो जो बीज होते हैं वो बहुत जल्दी पेट में किडनी स्टोन बनाते हैं, इसलिए हमको कच्चा टमाटर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, 84 ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए कौन सी रक्त वाहिका एकल एंडोथेलियल परत से बनी होती हैं? दोस्तों आपकी होती हैं केशिकाएं। कौन सी होती हैं? केशिकाएं। जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है? देखो दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। जो सबसे अग्रभाग होता है वो मीठा, फिर उससे पीछे का भाग दोस्तों होता है नमकीन, मध्य का भाग लगभग होता है खट्टा और सबसे पीछे का भाग दोस्तों होता है कड़वा। तो क्या पूछा उसने? कड़वा होता है। कड़वा दोस्तों सबसे पीछे का भाग होता है, पीछे की ओर का है। 86 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम दोस्तों अधातु है कि अधातु है? 87 का सी कैल्शियम। चल दोस्तों यहाँ पे धातु नहीं है, अधातु कर लीजिए। ठीक है, इटाई रोग किस कारण होता है? दोस्तों इटाई होता है कैडमियम के कारण। इटाई होता है कैडमियम का। नाइट्रेट होता है ब्लू बेबी। नाइट्रेट से होता है पानी में नाइट्रेट की विषाक्तता अधिक हो जाती है तो ब्लू बेबी होता है। कैडमियम से इटाई दोस्तों रोग आपके होता है। ठीक है, और ये मैंने आपको दोस्तों क्या बताया? आर्सेनिक। आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग होता है, ये इसको भी लिख लो। निम्नलिखित में से किसकी कमी क्वासिओरकर को जन्म देती है? क्वासिओरकर दोस्तों प्रोटीन की कमी से होता है क्वासिओरकर। ठीक है, आयरन की कमी से दोस्तों क्या होता है? ब्लड की कमी होती है। और कैल्शियम दोस्तों रिकेट्स। विटामिन डी, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किस कारण होता है?
देखो, जो परमाणु बम होता है उसमें होता है परमाणु विखंडन, सूर्य में होता है परमाणु संलयन। तो 90 का ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा। चलिए, 1 मिनट में 3600 जूल ऊर्जा खर्च करने वाले लाइट बल्ब की शक्ति क्या है? देखो दोस्तों, शक्ति क्या करना है, P बराबर एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितना है, 3600 अपॉन टाइम 1, लेकिन मिनट में नहीं लगता टाइम, दोस्तों सेकंड में लगता है। तो सेकंड मतलब 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 6 36 और 0 यानी P बराबर 60 वाट। 60 वाट दोस्तों एकदम ऑप्शन हो गया। चलिए, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिंदास ने करी, बांग्लादेश। प्रथम विश्व युद्ध अवधि 1914 से 1918। इसी बीच 1916 में एक आया था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन ये काफ़ी लोकप्रिय होता है। 93 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पर, वायसराय हार्डिंग पर किस वर्ष बम फेंका गया था? ये दोस्तों आपके वसंत, ये विश्वास वसंत के द्वारा, तो नाम भी ऐसा भूल जाता हूँ, वसंत विश्वास है कि विश्वास वसंत है, लेकिन है यही नाम। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के जो मूल जो करता धरता थे उनको रास बिहारी बोस माना जाता है। रास बिहारी बोस 1912 में जब ये दिल्ली के चांदनी चौक में दोस्तों वायसराय हार्डिंग आया था, तभी इस पर बम फेंक दिया गया था। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? ये दोस्तों 1929 में सती प्रथा खत्म हुई थी। 1929 में बंगाल विनियम गिवी 1829 दोस्तों लाया गया था। 95 का ऑप्शन नंबर बी आपकी एकदम सही हो जाएगा। चलिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए अग्रणी बुद्धिजीवियों को किसने संगठित किया? सबको पता है, A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर और 1885 को स्थापना करी। ठीक है, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए, फ्री हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन थे? तारकनाथ दास। दोस्तों आपको एक बता दूं, KT तेलंग, फिरोजशाह मेहता और तारकनाथ दास, नहीं ये तीन नहीं, सॉरी। फ्री हिंदुस्तान के पत्रिका के संपादक कौन थे? KT तेलंग, फिरोजशाह मेहता, तारकनाथ दास। ठीक है, फिरोजशाह मेहता की एक किताब है बॉम्बे क्रॉनिकल है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा। जर्मनी के स्टुटगार्ट में दोस्तों इन्होंने झंडा फहराया था। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये आपके दक्षिण भारत की बात है तो डॉक्टर मतलब EV रामास्वामी नायकर जी। ठीक है, BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अवेटिंग फॉर अ वीज़ा आदि इन्होंने संबंधित रही है। दयानंद सरस्वती ने किस आंदोलन की स्थापना की? सबको पता, आर्य समाज, 1875। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1927 में हुई। चलिए, शिक्षित करो यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये कथन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए हैं। किस अधिनियम को मैटकॉफ अधिनियम के नाम से जाना जाता है? दोस्तों लाइसेंसिंग विनिमय 1823। ठीक है दोस्तों, लाइसेंस विनियम नहीं, ये तो इसका कहाँ था, सॉरी। किस अधिनियम को मैटकॉफ, नहीं मैटकॉफ वाला 1835 वाला, सॉरी मुझ पर गलती हो गई। ठीक है, किस अधिनियम को मैटकॉफ अधिनियम के नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्रेस अधिनियम 1835। हाँ, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 ये लिटन के समय में आया और इसको 1882 में रिपन ने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, चलिए, मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थी? दोस्तों ये 34वीं, आपने सुना होगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे। इनको ही 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सा? दोस्तों सैन्य विद्रोह का मतलब 1857 की बात कर रही है, और उस समय भारत में कौन सा? कैनिन था। कौन था? कैनिन। और कैनिन यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, 1857 का मुख्यतः विद्रोह के कारण विफल हुआ। 1857 का विद्रोह जो था मुख्यतः किसके कारण विफल हुआ? ये दोस्तों आपके किस कारण विफल हुआ? योजना और नेतृत्व की कमी के कारण विफल हुआ। कोई भी सटीक नेतृत्व या योजना नहीं थी। निम्न में से कौन सा एक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है? दोस्तों ओजोन परत नहीं है। देखो, वैश्विक तापमान में वृद्धि भी होती है जलवायु परिवर्तन से, भारी बाढ़ और प्रभाव के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव भी होता है। ओजोन परत का क्षरण नहीं होता दोस्तों जलवायु परिवर्तन से, इसका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से।
ठीक है। झूमिंग कृषि, सपना सुना होगा झूमिंग कृषि। झूमिंग क्या है? कृषि है। मिश्रित खेती क्या है दोस्तों? विभिन्न फसलें उगाना और जानवरों का पालन करना एक साथ, ये कहलाता है मिश्रित खेती। अच्छा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होता है? 33%। ठीक है, भारत में जो मानक है वो 33%। भारत में सबसे ज़्यादा जो वन आवरण क्षेत्रफल है परसेंटेज में, वो दोस्तों कहाँ पर है? अगर परसेंटेज में पूछे तो दोस्तों मिजोरम में है। वहाँ पे जंगल जंगल बांस फांस हैं और हैं क्या। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पूछे तो दोस्तों आपके एमपी मतलब मध्य प्रदेश। भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि किससे संबंधित है? कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है, सीधी सीधी बात है। IUCN की रेड डाटा सूची आपको सबको पता है, मतलब लाल सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संचेतक है IUCN। चलिए दोस्तों, जैव विविधता शब्द से क्या तात्पर्य है? एक क्षेत्र की प्रजातियों की विभिन्न समग्रता, सही है। एक क्षेत्र की पारतंत्र की समग्रता, ये भी। एक क्षेत्र की जीन की समग्रता, ये भी सही है। मतलब टोटल से तो सभी हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? जैविक और अजैविक। सजीवों और उनके निर्जीव पर्यावरण के बीच पोषक तत्व के चक्रीय विनिमय को कहा जाता है जैव रासायनिक चक्र। ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक घटक का कहते हो। देखो, रेत मरी हुई है, हटाओ इसको। बाघ, हिरन, घास, मृदा मरा हुआ है, मतलब मृदा घटक है। कीड़े, मेंढक, जली पौधे, ये कैसे हैं? जीव है। ऑप्शन नंबर 2, ये जैविक घटक हैं। पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। 117 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा इसमें देखो, पारिस्थितिकी शब्द तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया, एजी ट्रेंसले ने दिया दोस्तों पारितंत्र, इकोसिस्टम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण हीमोग्लोबिन से योजित होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO को दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है। अच्छी तरीके से मैंने, जब मैं आपको एनवायरनमेंट पढ़ा रहा था तब बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ये टेहरी गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आपके मॉक टेस्ट नंबर 9 का एक लास्ट प्रश्न बचा है। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप दोस्तों मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 91 93 64 89 31, 91 93 64 89 31 पे आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, जो जेन्युइन बात करना चाह रहा हो, बेचारे की कुछ समझ ना आ रहा हो, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से तैयारी करना है, अगर वो मेरे अनुभव का फ़ायदा लेना चाह रहा हो तो ही कॉल करें, फालतू में मुझे कोई भी कॉल ना करे। ठीक है दोस्तों, तो आप मात्र 250 रुपये से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मॉक टेस्ट और नोट्स से, इसी नंबर पर मुझे कॉल करके। चलिए दोस्तों, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में दोस्तों आपकी CH3COOH एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और उस एसिटिक अम्ल में मतलब आप देखो मेथेनॉल, देखो सिट्रिक अम्ल आपके नींबू में खट्टे में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर इमली में पाया जाता है, लेकिन इसमें पूछा सिरके में, तो सिरके में उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज का मॉक टेस्ट यहीं ख़त्म होता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको दोस्तों मॉक टेस्ट का लेवल कैसा लगा, कहाँ दोस्तों आपको समझ नहीं आया। आप ये भी बताइए कि इसमें से दोस्तों कितने क्वेश्चन आपको पता थे। मॉक टेस्ट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को दोस्तों लाइक करके ही जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत।